अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी साजिद तारड़ साहब ने जॉइन किया है, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप My आए हैं pleasure. जी। Thank you, Arzu. My pleasure. सर वैसे तो बहुत बड़ी न्यूज़ जो चल रही है हमारे यहाँ वो ख़ावर मानिका का इंटरव्यू है। लेकिन सर उससे भी पहले मैं थोड़ा-सा आपसे बात करना चाहूँगी कि मोदी जी गए ड्रेसिंग रूम में अपने क्रिकेटर्स की और उनकी हौसला अफ़ज़ाई की कि अगर वो मैच हार भी गए हैं फाइनल तो कोई बात नहीं। क्योंकि और अगर आपको याद हो चंद्रयान जब फेल हुआ था फर्स्ट या नहीं लैंड कर पाया था, तब भी मोदी जी ऐसे ही गए थे। तो क्या बिल्कुल कहेंगे आप? वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई है मोदी जी की, जो उन्होंने खासकर जाके लॉकर रूम के अंदर वो मोहम्मद शमी जो है उसको रोते हुए गले लगाया। मैं समझता हूँ बड़ी बात है। लीडरशिप इसी चीज को कहते हैं कि जब आप जाके अपनी कौम के साथ खड़े होते हैं, आप उनके साथ उनकी गमी और उसकी खुशी में शरीक होते हैं। मैं समझता हूँ इट्स बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। जो दूसरी दो खबरें, मैं खुद, एक तो आपने खुद बताया कि वो खबर मानिका साहब की तो कोई खैर नई खबर नहीं थी, वो मैं तो उसको नई खबर नहीं समझता। वो इसलिए कि ना खबर मानिका साहब की कोई अच्छी रिप्यूट है पाकिस्तान के अंदर, और जो उन्होंने खान साहब के बारे में कहा है तो खान साहब की भी रिप्यूट कोई इतनी अच्छी नहीं है। वो भी प्ले बॉय टाइप थे। अपनी एक बच्ची उनकी इंग्लैंड में जिसको उन्होंने अबैंडन कर रखा है, उसको ओन ही नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन के पेपर्स में उन्होंने उसको एक्सेप्ट एज अपना बच्चा ही नहीं किया। तो उनका करेक्टर फिर इसी तरह का है। जिस खातून के बारे में बात की है वो 5 बच्चों की माँ थी, 8 साल की बच्ची को छोड़कर आई, तो आप उसके करेक्टर का अंदाजा लगा लें। और जो ड्रामा किया गया इस एटॉमिक पावर के साथ, मैं ये कहूंगा एटॉमिक पावर के साथ ड्रामा, कि उस खातून ने कहा कि तुम मुझसे शादी करो वजीर आजम बन जाओगे, और जो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है उसने कहा ठीक है मैं शादी करूंगा वजीर आजम बनने की। उसकी फिर लॉटरी निकल आई। कल फैसल वाडा साहब ने कहा है कि 5 औरतें 5 कहानियां, और जो जिस तरीके से पाकिस्तान को चलाती रही हैं। लेकिन इसमें आरज़ू मुझे एक और शिकायत है, आप सबसे शिकायत ये है कि आप सियासतदानों के लिए तो सारा कुछ ये कर रहे हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन है, बल्कि ये जो कल स्टेटमेंट आई थी मानिका साहब की, ये भी तो एक पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा है पीटीआई को इलेक्शन से निकालने का। लेकिन आज तक जो कभी जो इनको लेकर आए थे उनके बारे में किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी आगे, उनके बारे में कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है। और दूसरा, करप्शन सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ही कर रहे हैं, कोई जजेस, कोई एस्टेब्लिशमेंट कभी आज तक उनके बारे में नहीं आ रहा। नूरानी साहब ने एलिगेशन लगाई थी, जो जर्नलिस्ट है नूरानी साहब, अहमद नूरानी साहब, उन्होंने कहा था बाजवा साहब 12 अरब रुपए की उनकी फैमिली के एसेट्स हैं, उनके बारे में कुछ नहीं, कोई बात कहीं से हो रही है। वो उनके बारे उन्होंने कहा था फ्रेंसिक ऑडिट कराऊंगा इसका मैं, वो आज तक नहीं हो रहा है ऑडिट। तो ये एक टोपी ड्रामा है। ये पता नहीं ये कब रुकेगा। आप बच भी पाएंगे, नहीं बच पाएंगे, क्योंकि हालात तो आपके बहुत खराब हैं। बॉर्डर के लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे एक कंट्री है, उसकी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन, बाद में उसकी क्लैरिफिकेशन तो आई, लेकिन 4 ट्रिलियन की तरफ जा रहा है। 5वीं इकोनॉमी है, जापान की इकोनॉमी को क्रॉस करने वाला है। जर्मनी पे टारगेट है उनका, तीसरे नंबर पर आने की तैयारी कर रहे हैं। और आप $70 मिलियन के लिए अपना सारा कुछ, अपना धन मन सब बेचने के लिए तैयार है। अभी एक और लोन लेने के लिए तैयार है IMF से। तो कोई बातें बन नहीं रही हैं आरज़ू, जो आप मुझे बता रही हैं। मुसलमान कंट्रीज जो हैं वो बीजिंग इकट्ठे हुए, जो पहले कभी कैंप डेविड में आते थे सालसी के लिए, वहां से निकल के वो भारत जा रहे हैं। दूसरा, आपका ब्रिक्स वालों ने गाजा के बारे में शुरू कर दिया है। आप कहाँ हैं, क्या वजह है? आपको लोग, क्या बात है, आपको क्यों नहीं बुलाते? खैर बुलाएं किस मुंह से? आप जाएंगे उनके कपड़े उतार के लेकर आएंगे। बिल्कुल, सर इसीलिए नहीं बुलाते लोग कि फिर माँगना शुरू करेंगे। लेकिन इस अब कहाँ, आपकी क्या डायरेक्शन है? आप 25 करोड़ लोगों ने क्या माइंड बनाया है कि हमने कहाँ जाना है? आप सोमालिया से भी बदतरीन होते जा रहे हैं। पठान भाई तो आपसे अच्छे चल रहे हैं, अफगानी जो है वो तो आपसे बहुत अच्छे चल रहे हैं, उनकी इकोनॉमी, आपकी डॉलर उनकी बहुत अच्छी है। आप कहाँ जाना चाहते हैं? आपने कभी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। आपने पूरा कंट्री बेच के $200 बिलियन, अकॉर्डिंग टू शब्बर जैदी, $200 बिलियन आपने फॉरेन एसेट्स में बाहर छुपा के रखा है। आपने कौमी असेंबली के अंदर नारे लगाए, मैं उधर से पकड़ के इतने मिलियन लाऊंगी, इसको मुंह पे मारूंगी, इसके मुंह पे मारूंगी। पता नहीं वो किधर गए हैं, जो लूटा आपने कंट्री को जिस तरीके से। अब वो कहाँ है, क्या करेंगे? आपने अपने एक सियासतदान को जहाज पे चढ़ाया 4 हफ्ते के लिए, वो 4 साल बाद आया, 4 मिनट में सारा कुछ ठीक कर दिया। एक सियासतदान है, उसके लिए जेल में हॉलीडे बना दिया आपने। जज साहब फरमा रहे हैं कि मैं उसको स्विमिंग पूल के अलावा सब कुछ दूंगा, 8 कमरे हैं उसके पास, अपनी मर्जी की ट्रेडमिल मंगा के, बाइसाइकिल मंगा के।
हफ्ते में 2 दिन वो देसी मुर्गी देसी घी में खाता है, 2 दिन बकरे की राने खाता है। पता नहीं अंदर नेटफ्लिक्स देख रहा है क्या कर रहा है, लेकिन आपने ऐसा ड्रामा और कम्युनिकेशन कर रहा है वकीलों के जरिए, सारा दिन दरबार लगा के वो बैठता है वकीलों का, और 10-10 रंग के वकील आते हैं उसको लतीफे सुनाते हैं, पता नहीं क्या उसके लिए उसे। लेकिन सर अब इस वक्त खबर मानिका के इंटरव्यू की जरूरत क्या थी? इसलिए कि ये कैरेक्टर तो सभी का है, नवाज शरीफ का भी ऐसी किस्म की बातें हैं, जरदारी साहब की भी ऐसी बातें निकलती हैं। लेकिन देखें बस जो कहते हैं लोगों की पब्लिक ओपिनियन चेंज करना, अब लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्या बात है, भाई लोगों को समझ नहीं आ रही है या क्या वजह है कि अब ये चीजें डजंट मैटर। और दूसरा आपने सियासत क्या यही सियासत है, इसको सियासत कहते हैं? I'm confused। अगर ये बात है, आज तो लोग ये बातें कर रहे हैं, अगर ये सियासत है तो फिर जुनैद सफदर की डाइवोर्स भी लोग डिस्कस करेंगे इसी तरह टीवी के ऊपर आके, बिलावल भुट्टो की भी कैरेक्टर असैसिनेशन है। ये सियासत है? इसको कौन कहता है सियासत? ये तो एंटरटेनमेंट है। हाँ, ये जरूर है, मैं कहूंगा कि एंटरटेनमेंट है, लोग घुटन का शिकार है। और जो है वो मुस्तकबिल ठीक नहीं लग रहा है आरजू, मुझे सख्त अंदेशा है। और अकाउंटेबिलिटी जो आपकी सख्त जरूरत है, नारे लगाते रहे हैं आपके मैंडेट जो झूठा मूठा कहते थे इमरान खान का, यही था कि वो आके अकाउंटेबिलिटी करेगा। जो इनका बच्चा वो बार बार जो उछल उछल के कौमी असम्बली में नारे लगाता था कि मैं इतना पैसा उधर से लाके इसके मुंह पे मारूंगी, इधर से लाऊंगी, स्विट्जरलैंड से लाऊंगी, वो पता नहीं खुद को गायब हो गया है। लेकिन ये कि बताना ये चाहूंगा कि ख्वाहिश थी लोगों की उस वक्त भी, आज भी ख्वाहिश है कि अकाउंटेबिलिटी हो, क्योंकि लूट अभी तक जारी है। मलिक रियाज साहब को ग्रीन सिग्नल दिया गया, वो दुबई चले गए। अब वो जो भट्टी साहब का दामाद है उसको भी ग्रीन सिग्नल दिया, ईसीएल से नाम उसका भी निकाल दिया गया है। लेकिन इस तरह मुल्क चलते नहीं है, इस तरह तो घर नहीं चलता आरजू। अब मुल्क चलाने की बात करते हैं लेकिन सर इनको फॉरेन पॉलिसी को भी तो कुछ ठीक करना पड़ेगा। आज भी काकड़ साहब का फरमाना ये था कि कश्मीर का जब तक इशू हल नहीं होगा अमन नहीं आ सकता, और साथ साथ सारे इल्जामात जो हैं वो अपने पास से हटा के और सबके साथ पड़ोसी मुल्कों के ऊपर अगर डालते रहेंगे, चाहे वो अफगानिस्तान हो या भारत, सर फॉरेन पॉलिसी सही होगी तभी तो इकोनॉमी भी ठीक होगी। हमारे यहाँ कौन आएगा बिजनेस लेकर? लेकिन मुझे ये बताएं कि जब तक आपके हालात ठीक नहीं होंगे तो यहाँ पे इन्वेस्ट कौन करेगा आगे? सबसे बड़ी बात तो ये है। देखिए, फॉरेन पॉलिसी तो तभी होती है अगर आपकी इकोनॉमी ठीक हो। अगर आप डेली बेसिस पे मांग मांग के लूट के चल रहे हो तो क्या फॉरेन पॉलिसी और किसकी बात करेंगे? और काकड़ साहब का पोर्टफोलियो है कश्मीर के बारे में बात करने का। ये तो उन्होंने भी 90 डेज के लिए आप आए हो, इलेक्टेड आप नहीं हो, सिलेक्टेड हो, घड़े में से नाम निकला है आपका, और आप स्टेटमेंटें दे रहे हो कि मैं कश्मीर का मसला हल करूंगा, मैं गाजा का मसला हल करूंगा। भाई सबसे पहले टीटीपी का मसला हल कर लो मेरे भाई, जो घर में घुस के मार रहे हैं उसका मसला पहले हल करो। लेकिन देखें आरजू, वो तो खैर चलाने वाले नहीं, मुझे चलाने वालों पे फिक्र है कि कभी उनकी भी वीडियो कोई आए किसी की, कोई उनका भी कोई कोर्ट मार्शल तो बहुत बड़ी बात है, किसी अदालत में वो भी पेश होकर बताएं कि नहीं जी हम साफ सुथरे हैं, हमारे ऊपर ये गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, कभी बताएं, मेरी ख्वाहिश है। सर गवर्नमेंट इदारों का तो यह हाल है कि आज पीटीवी वाले जो हैं वो फैज अहमद फैज की बरसी मना रहे थे और तस्वीर उन्होंने अहमद फराज की लगा रखी थी। और लोग कह रहे थे शुक्र है फैज हमीद की नहीं लगा दी, मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं। तो आप सोचे पीटीवी जो सरकारी इदारा है, सरकारी सारे इदारे ऐसे हैं, उनका ये हाल है। नहीं, इसमें अफसोस है क्या। देखिए आरजू, ये इंटरव्यू ने तो खैर, इंटरव्यू से एंटरटेनमेंट काफी थी। उन्होंने कई चीजों को बड़ा महसूस किया है, ना सिर्फ मैंने बल्कि पूरे मुल्क में। जब उन्होंने कहा कि भाई इमरान भाई को हमने नौकर के जरिए घर से निकलवाया, किस तरीके से उन्होंने कहा कि हमने मेरे मर्जी के बगैर जाती थी, ये सब करती थी, ठीक ठाक गई, इस्लामाबाद अकेली रहती रही, फिर जाके बनी गाला मेरी मर्जी के बगैर चली जाती थी। फिर कभी उन्होंने बताई सारी बातें, उन्होंने कहा कि फिर ये डाइवोर्स की डेटें चेंज हुई, लेकिन इसमें कुछ भी नया नहीं है मेरे ख्याल में। हाँ, ये जरूर मुझे एक नई बात लगी है, पता चली है कि कितने जालिम है ये लोग। 8 साल की बच्ची को अबैंडन करके वो भाग गई, 8 साल की बच्ची। बिल्कुल। और दूसरा बंदा जो है उसको देखें कि उसको कुछ पता नहीं है कि तुम किस तरीके से एक ड्रामा देखे ना, ड्रामा पीर मुरीद का कर रहे, ड्रामा मजहब का उसके रंग उसका दे रहे। बिल्कुल।
सर सऊदी अरब की अगर हम बात करें और इजराइल की, तो सऊदी अरब का कहना है कि सब कंट्रीज जो है, जो भी कंट्रीज इजराइल को असला दे रही हैं या वेपन्स पहुंचा रही हैं, वो उसको देना बंद कर दें। अमन की बात की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि जंगबंदी हो फलस्तीन और इजराइल के बीच में। कोई उम्मीद लग रही है आपको कि कुछ बेहतरी आएगी? उसमें तो फिर आप भी इन्वॉल्व है, असला तो आपने भी इसराइल को भेजा। हम्म। आपने, मैं अभी आपको बता देता हूँ, एक दो ऑर्गेनाइजेशंस को आपने बेचा है असला। एक का नाम ग्लोबल मिलिट्री है, आपने उसको बेचा है, ग्लोबल मिलिट्री को बेचा है $232 मिलियन का, और नॉर्थरप ग्रुमन को बेचा है $131 मिलियन का, 131 मिलियन डॉलर का बेचा है आपने। तो असला तो आप भी दे रहे हैं फिर इसराइल को, फिर इधर आप कहते हो जिहाद भी करना है, उधर से डॉलर भी लेनी है। पता नहीं आपकी खुद की पॉलिसी क्या है। सर हमारी तो हमेशा से डबल पॉलिसी रही है, पहली बार तो नहीं खाने, है। खाने के दांत और दिखाने के और। लेकिन ये कि देखिए, उसमें जो नई डेवलपमेंट ये हुई है कि उसमें हमास और इसराइल के अंदर कतर ने जो डील ब्रोकर कर रहे थे, वो कतर वाले, उस पर अनाउंस उन्होंने किया है। तो यहाँ से अमेरिका के अंदर जो इसराइल के एम्बेसडर है, उन्होंने भी कहा है कि डील हो रही है जिसमें 5 दिन का पाज आएगा और 50 से 100 जो है हॉस्टेजेस उनको रहा किया जाएगा, जिसमें इसराइली भी होंगे और दूसरे ममालिक के लोग भी होंगे। ये डील तो हो रही है। और उसके बाद ये कि एयर्स जो ऊपर से स्ट्राइक्स हो रही हैं, जो इसराइल ऊपर से मार रहा है, उसमें भी पास आएगा 5 दिन का। और देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन अल्लाह ही है, मैं तो दुआई करता हूँ। इधर से भी दो चीजें हैं, जब इसराइल जाता है तो वो भी सिविलियंस को मारता है और वो कह देता है कि दिस इज कोलैटरल डैमेज है ये सब। और हमास की हिस्ट्री देखी जाए तो वो सिविलियंस को अपनी शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो मारे जाते हैं बेचारे जो सिविलियन। मुझे उनका अफसोस है। मैं जिस किस्म का मैं सोच रखता हूं, मैं समझता हूं कि दुनिया का हर इंसान कीमती है, बिल्कुल। बल्कि जानवर भी कीमती है। तो ये ज्यादती है जो उनको नहीं लेकिन सर मारना जो चाहिए। बड़ी कंट्रीज हैं, चाहे वो भारत हो, चाइना हो या अमेरिका हो, ये बीच में क्यों नहीं आके इस चीज को रुकवा रहे? इस जंग को रोका क्यों नहीं जा रहा? नहीं, देखें, जब 57 इस्लामिक कंट्री इकट्ठे हुए तो किसी बात पे एग्री नहीं कर पाए, तो दूसरे किसी ने किस तरह इंटरवीन कर लेगा? वो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब आप खुद एक टेबल पर एक जगह नहीं बैठते, और फिर आप, और दूसरा मैं ये पूछूंगा, फलस्तीन में तो आज उन्होंने मारना शुरू किया है, आपका क्या हाल है? जो रोहिंग्या मुसलमान है बर्मा के, उनके हालात ठीक चल रहे हैं? 1 मिलियन रोहिंग्या मुसलमान जो है इस वक्त बांग्लादेश, 9 लाख तो बांग्लादेश में बैठे, और दुनिया के दर बतर हो रहे हैं हर जगह पे। और जो आपकी चाइना के अंदर मुसलमानों की हालत है वो ठीक है, ना वो दाढ़ी रख सकते हैं, ना वो नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिदें 2000 उन्होंने शहीद कर दी हैं। और जो अफगानी आप यहां से उठा के उनके घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं, उनके हालात ठीक है? मैं यही पूछना चाहता, लीबिया इराक के अंदर मुसलमानों के हालात ठीक है? दुनिया में जहां भी मुसलमान है उसके हालात यही है। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहूंगा, क्योंकि आप एक चीज नहीं है, या सब कॉन्टिनेंट के आप हिंदुओं के साथ मिलकर नहीं रह सकते, मिडिल ईस्ट के अंदर आप ज्यूज के साथ मिलकर नहीं रह सकते, जहां आप इकट्ठे रहते हैं वहां शिया सुन्नी बना लेते हैं एक दूसरे के साथ। क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं ये तो पूछना चाहता हूँ, क्या प्रॉब्लम है आपको? आप किसी दूसरे इंसान के साथ मिलकर क्यों नहीं रहना चाहते, जो आपकी मर्जी का ना हो? आप चाहते हैं जो भी हो आपकी मर्जी का, और इस्लाम भी आपकी मर्जी का हो। 4 बीवियां जब करनी हो तो फिर इस्लामिक हो गया है। लेकिन अगर सच बोलने का कहा जाए, फ्रॉड ना लगाना जाए, तो उस पर आप एग्री नहीं करते। बिल्कुल। कमाई हराम की है, मुर्गी हलाल होनी चाहिए। तो फिर ये क्या आपने टोपी ड्रामा शुरू कर रखा है? पहले मुसलमान बने, पहले इस्लाम समझने की कोशिश करें, उसकी स्पिरिचुअलिटी को समझे, फिलॉसफी को समझे। रिचुअल्स तो बाद में आते हैं। आप 5 नमाजें तर्जमे के बगैर पढ़ते हो सारा दिन, मस्जिदों के अंदर बम फट रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। आप पहले अपने को मुसलमान तो बनाओ। सर वो तो दूसरे चक्कर दिया हुआ है ना, जो 72 हूरों का, और जो जन्नत के नक्शे खींचे हुए हैं, इनको होता है कि बस जल्दी से वहां पहुंच जाए, चाहे किसी तरीके से भी। लेकिन आप जाएंगे, अब जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अगर आप अच्छे काम करेंगे तो कुछ आपको वही टूटा हुआ हस्बैंड, जो वही है, वो जो पीछे 85 साल का बाबा, 70 साल का, जो दुनिया में वही इस्तेमाल करेंगे वहां जाके। आप, आपके लिए अच्छाई के लिए कोई रिवार्ड नहीं है। कुछ नहीं सर, मुझे तो जाना ही नहीं जन्नत में, मेरे तो सारे दोस्त दूसरी तरफ होंगे, मैं वहीं चली जाऊंगी। आरजू, देखें, मैं ये समझता हूं जन्नत और दोजख का वादा तो किया गया, ऑलमोस्ट हर मजहब ही कहता है। लेकिन मैं बिलीव करता हूं दुनिया के अंदर ही जन्नत मिल जाती है, दुनिया के अंदर ही दोजख।
और कारमा जो आपके आपके हरकतें होती हैं, कारमा होता है, उसका रिजल्ट दुनिया में निकल जाता है। मैं देख रहा हूँ, मुसलसल देख रहा हूँ। मेरा अगर मुझसे पूछे, मैं तो यही इस चीज पे मैं इत्तेफाक करता हूँ किसी हद तक कि दुनिया के अंदर ही आपको बिल्कुल। अच्छाई का रिटर्न हाँ, रिवार्ड। बिल्कुल। और ये बिल्कुल एक एक कहना चाहिए बेवकूफ़ी वाली बात है या एक झूठी बात है, कोई जन्नत दोज़ख का जो ये नक्शा खींचते हैं वो बिल्कुल फ़ुज़ूल है। उस पे मैं बिल्कुल वो बिलीव नहीं करना हमारे चाहिए। जो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर अपने आप को समझते हैं, शाहिद जमील साहब, वो जो जाते थे बनी गाला, भी सारे उनके मुरीदैन हैं। उनकी एक मैं वीडियो उनकी देखकर शर्म आ गई थी कि उन्होंने जिस वक़्त हूर का नक्शा बनाया था, हुँ। कि वो हूर की फिजिकल पोजीशन सारी उन्होंने जब डिस्प्ले की, मैं कहा यार हाउ डिड यू डू दैट। और फिर आपने ऐसा ही कर रखा है कि यहाँ पे शराब पीना मना है, लेकिन जन्नत में आपको शराब में वहां पे लिकर स्टोर होंगे। ये आप किस तरह की बातें करते हैं यार। बिल्कुल। यहाँ पे खातून है, यहाँ पे आप उसके साथ रिलेशनशिप है, वहां 72 औरतों के साथ एक मर्द सारा दिन यही काम, और कोई कारोबार बिजनेस ही नहीं है आपके पास। हर कैसे आप बातें करते हो। कुछ तो खैर लोग जो बाशऊर है, कई तो वो कहते हैं नहीं यार इन्होंने हूर को गलत ट्रांसलेट किया है, वो किशमिश के बारे में बात थी, ये भी कंफ्यूजन है। लेकिन ये कि फिर वो कुछ ऐसा मौजू बातें किया करें जो किरदार के बराबर हो। आप उसको मजहब को इतना डिमीनर कर देते हैं आप कई दफा। बिल्कुल सर, ये अजीब-अजीब बातें सिर्फ़ मैंने यहीं सुनी है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो मौलवी हैं वही बात करते हैं। लेकिन सर अगर अगर ईरान और सऊदी अरब साथ बैठ सकते हैं, तो फिर ये फ़लस्तीन और इज़राइल के लोग क्यों नहीं साथ बैठ सकते? मेरी नजर में दुनिया में हर कौम, हर मजहब एक दूसरे के साथ बैठ सकता है। लेकिन अगर एक बात आपको बताऊंगा, अगर तरक्की मकसूद हो, अगर आपके अंदर नेशनलिज्म हो, अगर आपने अपने पाकिस्तान की मुफाद में फैसले करने हो, तो आप हर किसी के साथ बैठ सकते हैं। सियासत में और फॉरेन पॉलिसी में अंदर कभी कोई दरवाजा बंद नहीं होता, हर दरवाजा खुला होता है डिप्लोमेसी में। लेकिन जब कि कारोबार हो, आप गैरिजन स्टेट है, ये सोचें। अब जब तक प्रॉब्लम नहीं होगा तो लोगों को डराएंगे कैसे आप। डिफेंस की चीजों के बजट किस तरह बनेंगे अगर लोग शांति का, अमन का बात करेंगे, तो झगड़ा नहीं होगा, तो फिर फौजी तोपें और वो सारा को किधर जाएगा फिर। तो आपको तो गैरिजन स्टेट के अंदर जरूरत होती है कि डरा के रखना। हम नहीं होंगे तो वो जिन्नात आ जाएंगे। वो बचपन में नहीं कहते कहते सो जाओ नहीं तो यही रहा था। 25 करोड़ लोगों को आप कहते बैठ जाओ मार देंगे। इधर से टीएलपी आ गया, टीडीपी आ गया, उधर से हिंदू आ जाएंगे, सिख आ जाएंगे, या बैठ लेट जाओ। सर वो तो शायद फिर छोड़ दें, लेकिन हमारी एजेंसी वाले अगर आ गए वो नहीं छोड़ते, उनसे बचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सर अगर अगर हम बात करें, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मिलने गए मौलाना फजलुर रहमान से, दोनों का कहना है कि जी जो बड़े लोग हैं वही कंट्री चला सकते हैं। उनका मतलब था बिलावल भुट्टो को साइड पे करो, जो वो बार बार बिलावल कह रहे हैं कि यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए। देखिए, बिलावल भुट्टो साहब ने स्टेटमेंट दी है कि अगर इस दफा फिर आपने इलेक्टेड लोगों से काम चलाना है तो ये अच्छा नहीं है। मैं तो उससे एग्री करूंगा। दूसरा, इस वक्त नवाज शरीफ साहब लोगों को मिनिस्ट्रियां बांट रहे हैं और अपनी कैबिनेट की तश्कील दे रहे हैं। उन्होंने एमकेएम को मिले हैं, उनको भी मिनिस्ट्रियों का वादा कर दिया है। बाप पार्टी से जाके मिले बलोचिस्तान में, उनको भी मिनिस्ट्रियां दे दी। फजलुर रहमान साहब को भी कोई मिनिस्ट्रियां, गवर्नरशिप, चीफ मिनिस्ट्रियां, कोई डीलें चल रही सारी, क्योंकि बंदरा बाट है, बिक रहा है, मुल्क के सौदे हो रहे हैं। जहां जाते हैं सौदा करते हैं, साथ उनके साथ कहते हैं आ जाओ मिलके, कहते हैं आए यार मिलके खाएंगे यार, क्यों शोर करते हैं, सारे मिलके खाए यार, बहुत पैसा पाकिस्तान का, बहुत पैसा है। आईएमएफ को बेवकूफ बनाते हैं, उन्होंने जवाब दिया सी पैक ले आएंगे, मिलके खाते हैं, आओ इकट्ठे हो जाएंगे सारे सारे। जो वारदात मिलके खाने की है तो फिर उसमें तो कब सब तक चलेगा सर, ऐसे कब तक रहेगा सर? 76 इयर्स हो गए। 76 साल तो हो गए हैं। 76 साल को देख लें आप। जब तक आप 25 करोड़ लोग मरते नहीं है, जान नहीं छोड़ते, तो किस्तें तो उन्होंने देनी ना, किस्तें आपने थोड़ी। 76 इयर्स में इंडिया की इकोनॉमी देखिए कहाँ चली गई और हम कहाँ पहुंचे। अब उनके साथ इस वक्त इसका मुकाबला करना, मैं समझता हूँ आपकी नहीं मुकाबला आपकी नहीं तौहीन है, उनकी तौहीन नहीं, आपकी तौहीन है। सर मुकाबला नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी कुछ तो कर लेना चाहिए था ना अपनी कंट्री चलाने के हिसाब से, वो भी नहीं हो पा रहा। नहीं, देखा आपने बहुत तरक्की की है। शबर जैदी साहब ने फरमाया कि $200 बिलियन के फॉरेन एसेट्स आपके पड़े हैं बाहर, ये थोड़ी तरक्की है, ये भी तो तरक्की है। कोई मुल्क ऐसा बताएं कि उनको चलाने वाले 25 करोड़ लोगों को, मजदूरों को किस्तों
आप तो मजदूर हो ना भाई, आप तो गुलाम हो। जिस तरह वो फैरो के दौर में होता था ना कि मार मार के उनसे उनकी चमड़ियां उतार उतार के उनके वो, यही तरीके आप किस्तें 42% है आपकी महंगाई की रेशो, पता है आपको? जी, परसों आया बिल्कुल। जी। 42%। वो हुँ, क्यों है 42%? आईएमएफ की किस्तें आप देते हैं ना भाईजान, हुँ, आप आईएमएफ की किस्तें देते हैं, पैसा लंदन और दुबई जा रहा है। बिल्कुल। किस तरीके से एक मुल्क बनाया गया है स्लेवरी का, मॉडर्न दौर, ये मॉडर्न पीरियड की स्लेवरी है। 25 करोड़ स्लेव अगलों ने रखे हुए हैं आईएमएफ और लो और जो वर्ल्ड बैंक की किस्तें देने के लिए। कितनी खूबसूरती, देखें, इससे बड़ा लेबर कैंप आप दुनिया में कहीं देखेंगे आप? आफरीन है वैसे। लेकिन सर हम सिर्फ चाइना को तो नहीं, हम तो अमेरिका को भी बेवकूफ बना रहे हैं। बार-बार आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से पैसा तो आपको मिल ही जाता है। पॉसिबल नहीं है आरजू। दुनिया जहां मैं बैठा हूं वो कहते हैं देर आर नो मोर फ्री लंचेस। गुर्दे अगले लिखवाते हैं आपके, और गुर्दे आप देते हैं, आप 25 करोड़ लोग देते हैं आप समझे ना, बेवकूफ बन रहे हैं चाइनीज या बेवकूफ बन रहे हैं आईएमएफ वाले, सवाल ही नहीं पैदा। वो गुर्दे लिखवा लेते हैं और आप गुर्दे देते हैं। इंटरेस्ट रेट कभी डिस्क्लोज किया है उन्होंने कि आपके जो पैसे पिछली दफा आईएमएफ की किस्त आई थी वो कहां गई? किसी ने बताया? ये 72 मिलियन आएगा, ये कहां जाएगा? बताया किसी ने? पीआईए के जहाजों में तो तेल भराने के लिए पैसे नहीं है। वो और तो 25 तकरीबन करोड़ सब खड़े हो गए सर, जहाज तकरीबन सारे ही जो वो उनके रुक नहीं, गए। जहाज 25 करोड़ लोग है, उनमें से कुछ चैलेंज करके किसी से पूछा हाँ वो पैसे आए थे कहां गए? मजाल है किसी की? मजाल है को बोल जाए? मजाल है किसी टीवी पे कोई बात कर जाए बहुत पैसे आए थे कहां गए यार? जिस तरीके से आपको पता ही है, कोई बात करे अहमद दुरानी जैसे, जिसको फिर 0 पॉइंट पे पकड़ के जो उसके साथ हालत आप करते हो। चलो फिर ये सर भारत के साथ भी टर्म्स ठीक करने को तैयार नहीं, अजीब-अजीब हरकतें करते हैं। अभी जैसे वर्ल्ड कप हुआ था, तो पता लगा कि इन्होंने वीज़ा वेबसाइट जो थी वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ब्लॉक कर दी गई, और उसके बाद शोर ये मचा रहे हैं कि जी भारत ने वीज़ा नहीं दिया। वो कह रहे भाई आपने वेबसाइट ब्लॉक कर दी थी, हम क्या करें? तो ये अजीब-अजीब हरकतें कर रहे हैं। इस वक़्त सारी दुनिया भारत से दोस्ती करना चाह रही है, हमारे हम उल्टी गंगा हमारे यहाँ बहती है। क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं है, आपका कंट्री, आप दिस इज हाउ यू कंट्रोल द जर्नल मैसेज। डर के साथ, खौफ के साथ, नफरतों के साथ, ये इट्स अ टैक्टिक्स। ये रूल करने की टैक्टिक्स है आपके लिए कि उन्होंने डरते हैं इस बात के कि ये इंडिया की तरक्की को देख ना ले, रेबेलियन ना हो जाए। लेकिन अब वो लोग देख रहे हैं चीजें, ऐसी कोई बात नहीं है, लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं सोशल मीडिया से। और दूसरा खैर एक बात है, बड़ी खूबसूरती के साथ ये किया जा रहा है कि 25 करोड़ लोगों के बच्चों को पढ़ने नहीं देना, अपने बच्चे सारे बाहर बैठे हैं। बड़ी खूबसूरती का, जो आपको मैंने बताया था कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारा एक इत्तेहाद है करप्शन का, जो एक दूसरे के साथ एम्बेडेड है, रिश्तेदारियां उन्होंने कर रखी हैं, साले बहनोई हैं ज्यादातर एक दूसरे के, और उसमें वो बड़ी कामयाबी के सारा कुछ चला रहे हैं। आप देख लें मानिका साहब, सीएसएस अफसर भी हैं, सियासत में भी हैं, पीरी फकीरी में भी हैं, किस काम में नहीं है, लैंडलॉर्ड भी है, क्या नहीं है, पैसे की खातर नहीं, पैसे की खातर क्या क्या नहीं कर रहे वो देखें तो सही ना, किस खूबसूरती का, बीवी भी लगी इसी काम में, ना कोई इज्जत का ख्याल है, ना बेगैरती का, किसी चीज का कोई ख्याल नहीं। सर सारे फायदे भी उठाए उन्होंने जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, अब वो इंटरव्यू देने आ गए। 8 डीपीओ चेंज किए उनके शहर के, 8 डीपीओ चेंज किए। और लेकिन ये आप ये देखें कि पैसों की खातर आप कहां चले जाते हैं, बिल्कुल, आप कितने गिर जाते हैं आप पैसों की खातर। इसकी डेप्थ देखें, ये सही पिक्चर है आपकी कि पैसा आपसे क्या क्या करवाता है, और ये हो रहा है, और ये भरे पड़े हैं इस तरह के हावर्ड मार्का जैसे किरदार आपकी सोसाइटी में भरे पड़े हैं, अफसोस के साथ भरे पड़े। मगर खैर सर फिलहाल तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ बेहतर हो जाए। इलेक्शंस का इंतजार है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सर।